नमस्कार, मैं पूनम तांगर और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ब्रेकिंग न्यूज के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गोरखपुर दौरा। आज करीब 1:30 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समापन में शामिल होंगे पीएम नरेंद्र मोदी स्कूली बच्चों से बात भी करेंगे। गोरखपुर जंक्शन के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे। तो बड़ा अपडेट प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, जहां गोरखपुर दौरे पर आज प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं और ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी स्कूली बच्चों से भी बात करते हुए नजर आएंगे। तो गोरखपुर जंक्शन के पुनर्विकास की आधारशिला भी प्रधानमंत्री रखेंगे। आज करीब 1:30 बजे पहुंचेंगे प्रधानमंत्री गोरखपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोरखपुर पहुंचेंगे और 1:30 बजे करीब गोरखपुर पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करते हुए नजर आएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी स्कूली बच्चों से बात भी करेंगे। तो बड़ा अपडेट है, जहां गोरखपुर जंक्शन के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे। तो बेहद अहम जानकारी, जहां प्रधानमंत्री मोदी आज गोरखपुर के दौरे पर करीब 1:30 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे। गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समापन में शामिल होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी स्कूली बच्चों से भी बात करते हुए नजर आएंगे। साथ ही गोरखपुर जंक्शन के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखेंगे प्रधानमंत्री मोदी। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए उनसे जान लेते हैं। सिद्धार्थ, आज प्रधानमंत्री मोदी गोरखपुर पहुंच रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, आपको बता दें, तैयारियां पूरी तरीके से जोर शोर से हैं और तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। दोपहर 2 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे पीएम और सीएम भी मौजूद रहेंगे, राज्यपाल मौजूद रहेंगे। दोपहर 2:30 बजे गीतापुर गोरखपुर के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे पीएम। उसके बाद वंदे मातरम ट्रेनों को प्रधानमंत्री गोरखपुर के रेलवे स्टेशन पर झंडी दिखाएंगे। उसके बाद फिर शाम 5 बजे वाराणसी पहुंच जाएंगे। कहीं न कहीं प्रधानमंत्री पूर्वांचल को कुल 12,000 करोड़ ज्यादा की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री जो वाराणसी में करीब अपने जो उनका क्षेत्र है वहां भी जाएंगे और कहीं न कहीं कई करोड़ रुपए की सौगात आज देंगे पूर्वांचल वासियों को। बिल्कुल सिद्धार्थ, कई दिनों से इसके लिए तैयारियां चल रही थी। कल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी यहाँ स्थलीय निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। तो प्रशासन की ओर से क्या कुछ तैयारियां यहाँ देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें, प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं और सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। और आपको बता दें, जिन जिन सड़कों से प्रधानमंत्री जाएंगे उस पर विशेष रूप से सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, इनको साज सज्जा से सजाया गया है उन सड़कों को। और सबसे महत्वपूर्ण है, करीब जो बनारस की बात करें तो 19 से अधिक ऐसी परियोजनाएं हैं जिसका वो लोकार्पित करेंगे। और उसके साथ साथ कुल 10 परियोजनाएं ऐसी जिसका शिलान्यास करेंगे। तो कहीं ना कहीं कई करोड़ की, जिससे सबसे महत्वपूर्ण जिसमें व्यास नगर दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर रेलवे का निर्माण होगा। लोक निर्माण विभाग की 15 सड़कों का निर्माण एवं नवीनीकरण है। उनका जीवन मिशन के पेयजल परियोजनाओं की स्थापना कार्य। ठीक है, बिल्कुल सिद्धार्थ, 1:30 बजे यहाँ प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं गोरखपुर। उसके बाद क्या कुछ कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी के रहेंगे? उसके बाद गीता प्रेस शामिल होंगे, जो गीता प्रेस का कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे। दोपहर 2:30 बजे गीतापुर गोरखपुर के शताब्दी समारोह में समापन में शामिल होंगे। वंदे मातरम ट्रेन को प्रधानमंत्री गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर झंडी दिखाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो ये दौरे लगे हैं पूर्वांचल के, कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण सीट है। और ये आप ये चीज ये निश्चित मान लें कि 2024 का कहीं ना कहीं आगाज हो जाएगा। जो उनका प्रचार कार्यक्रम है, कहीं ना कहीं ये शुरुआत है। रैली को भी संबोधित करेंगे वाराणसी में। तो कहीं ना कहीं ये काफी महत्वपूर्ण आज दिन है पूर्वांचल वासियों के लिए, जिस तरीके से सौगातें मिल रही है। और अब और एक जी बिल्कुल सिद्धार्थ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी बीच अगली ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपील की है शिक्षक और अधिवक्ताओं से लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे आए। शिक्षक और अधिवक्ता वर्ग, बीजेपी लोकतंत्र को हटाना चाहती है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी लोगों के हक पर डाका डाल रही है। ये सारी बातें अखिलेश यादव कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि शिक्षकों और अधिवक्ताओं को लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे आना है, क्योंकि बीजेपी सभी के अधिकारों पर, लोकतंत्र पर डाका डाल रही है। ये सारी बातें सपा प्रमुख अखिलेश यादव कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि बीजेपी लोगों के हक छीन रही है। बड़ा बयान अखिलेश यादव की ओर से दिया गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपील की है अधिवक्ता और शिक्षकों से। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए आपको आगे आना होगा, क्योंकि बीजेपी सरकार जो है वो लोगों का हक छीन रही है। ये सारी बातें सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपील करते हुए कही शिक्षक और अधिवक्ताओं से।
इसी बीच बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं, जहां मोदी सरनेम केस में आज गुजरात हाईकोर्ट का फैसला। राहुल गांधी की पुनर्विचार अर्जी पर आज फैसला आना है। मोदी सरनेम मानहानि केस में आज हाईकोर्ट का फैसला होगा। फैसला पलटा तो बहाल हो सकती है राहुल की सांसदी। तो ये फैसले के बाद ही सुनिश्चित किया जाएगा कि राहुल की सांसदी बहाल होती है या नहीं। फिलहाल मोदी सरनेम मानहानि केस में आज हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। फैसला पलटा तो राहुल गांधी की सांसदी जो है वो वापस आ सकती है। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी अमरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमरेंद्र, मोदी सरनेम केस में आज गुजरात हाईकोर्ट का फैसला आना है, क्या कुछ जानकारी है इस खबर के बारे में? जी बिल्कुल पूनम, देखिए मानहानि केस में आज फैसले का दिन है। साफ तौर से कहा जाए गुजरात हाईकोर्ट में राहुल गांधी की अर्जी पर आज फैसला सुनाएगा और ये सूरत कोर्ट में फैसले पर रोक लगी तो राहुल गांधी की जो सदस्यता है वो बहाल हो जाएगी। मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के खिलाफ सजा बरकरार रहेगी या फिर उन्हें इसमें राहत मिलेगी, इससे पहले में गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जो है अपना फैसला सुनाएगा। और जो राहुल गांधी मोदी सरनेम का कमेंट को लेकर एक आपराधिक मानहानि मामले में जिस तरीके से दोषी पर उन्हें रोक लगाने का अनुरोध किया है हाईकोर्ट की ओर से, जो है गुरुवार को सूची जारी की गई। उसमें जो है साफ तौर से आज 11 बजे जो है राहुल गांधी की सुनवाई का फैसला होगा। और राहुल गांधी ने 2019 में एक जनसभा में मोदी सरनेम का यूज करते हुए कहा था कि मोदी नाम के सभी व्यक्ति चोर हैं। तो इसमें जो है कहीं कहीं मानहानि केस में जो राहुल गांधी का गुजरात में केस है बिल्कुल अमरेंद्र, कई बार ऐसा हुआ है कि राहुल गांधी को कोर्ट ने बुलाया लेकिन राहुल गांधी वहां नहीं पहुंचे सुनवाई के लिए। तो क्या लगता है आज राहुल गांधी पहुंचेंगे? जी बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी आज जो गुजरात का सूरत कोर्ट है वहां पहुंचेंगे। साफ तौर से कहा जाए तो राहुल गांधी की जो लोकसभा सदस्यता थी 6 साल के लिए रद्द कर दी गई और राहुल गांधी ने ही जो है हाईकोर्ट में अपने केस की याचिका डाली है कि जिस तरीके से उनकी जो सदस्यता है वो किसी तरीके से बहाल हो सके। और लगातार इसको लेकर राहुल गांधी जो है कहीं कहीं याचिका डालते नजर आए। तो आज राहुल गांधी सूरत कोर्ट में पहुंचेंगे। साफ तौर से अब देखना होगा जो कोर्ट है वो सुनवाई किस तरीके से करता है राहुल गांधी को, क्या वहां से राहत मिलती है और राहुल गांधी की जो सदस्यता है वो बहाल होती नजर आती है आज। जी पूनम, बिल्कुल जाहिर सी बात है, महत्वपूर्ण दिन है आज राहुल गांधी के लिए। कितने समय में, कितने बजे तक राहुल गांधी सूरत कोर्ट पहुंचेंगे, इस बारे में कुछ जानकारी अमरेंद्र? जी बिल्कुल, देखिए सूत्रों के मुताबिक से जो जानकारी मिल रही है उसमें साफ तौर से कहा गया है कि राहुल गांधी जो है 11 बजे कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो इससे पहले लगभग 10:40 पर सूरत पहुंच जाएंगे और 11 बजे वो कोर्ट में भी पेश होंगे। साफ तौर से जो सुनवाई है उस सुनवाई में अपना पक्ष रखेंगे और राहुल गांधी के जो वकील होंगे वो भी राहुल गांधी की तरफ से तमाम तरीके की दलालें पेश करेंगे। साफ तौर से कहा गया कि इस तरीके के तमाम जो है और भी ऐसे बहुत से नेता हैं जिन्होंने भी इस तरीके की बयानबाजी की। साफ तौर से जनसभा में तमाम लोगों को जो है इस तरीके से टारगेट किया गया है। तो उन पर क्यों नहीं है इस तरीके का जो केस लागू होता है? साफ तौर से कहा जाए उनकी सदस्यता क्यों नहीं रद्द होती? आखिर जो राहुल गांधी है उनकी ही सदस्यता क्यों रद्द कर रहा है विपक्ष? इस पर लेकर केंद्र सरकार को भी राहुल गांधी घेरते नजर आए। साफ तौर से उन्होंने कहा, ये भी कहा है कि राहुल गांधी की आवाज दबाने का काम कर रही है। जी बिल्कुल अमरिंदर, अगर आज राहुल गांधी के हक में फैसला आता है तो उनके लिए एक अच्छी खबर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी बीच अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां छत्तीसगढ़ में जारी कलह को शांत करने के बाद अब कांग्रेस आला कमान की नजर राजस्थान पर बनी हुई है, जहां सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत के बीच तनातनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब राजस्थान को लेकर कांग्रेस की एक बैठक हुई जिसमें राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल और सचिन पायलट समेत कुल 30 नेता शामिल हुए। सीएम अशोक गहलोत भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक से जुड़े। इस दौरान राहुल गांधी और खड़गे ने राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया और आगे की रणनीति बनाने पर चर्चा की। इस बैठक को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच के विवाद को सुलझाने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। इसी बीच बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आज 2 दिवसीय गोरखपुर और वाराणसी के दौरे पर पहुंचेंगे। आज दोपहर बाद वाराणसी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। वाजिदपुर जनसभा स्थल पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 29 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। साथ ही लोकार्पण भी किया जाएगा। 12,000 करोड़ रुपए की 29 परियोजनाओं की सौगात देते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे। तो बड़ा अपडेट, जहां प्रधानमंत्री मोदी आज वाराणसी और गोरखपुर के दौरे पर पहुंच रहे हैं। दोपहर के बाद वाराणसी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी और करीब 29 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तो बड़ा अपडेट, वाजिदपुर जनसभा स्थल पहुंचेंगे जहां लोगों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। साथ ही 29 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। वहीं 12,000 करोड़ की परियोजना
का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे। तो वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में फिर से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां नरवर थाना क्षेत्र के बरखाड़ी गांव में 2 युवकों को गांव बुलाकर छेड़छाड़ का आरोप लगाकर समुदाय विशेष के लोगों ने अमानवीय व्यवहार किया। इस दौरान उनके चेहरे पर कालिख पोती और जूतों की माला पहनाकर 3 किलोमीटर तक जुलूस भी निकाला। दरअसल अनुज जाटव और संतोष केवट की बरखाड़ी गांव में कुछ लोगों ने पकड़ लिया और लड़कियों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाकर न सिर्फ चेहरे पर कालिख पोती बल्कि चप्पलों की माला पहनाकर गांव में 3 किलोमीटर जुलूस निकाला। अमानवीय व्यवहार यहीं तक नहीं रुका, दोनों युवकों के साथ मारपीट करते हुए ने जूतों की माला भी पहनाई। फिर दोनों युवकों को पुलिस को बुलाकर पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि घटना के बाद पुलिस ने युवकों के साथ अमानवीय व्यवहार करने वाले 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही 6 लोगों की गिरफ्तारी भी पुलिस ने कर ली है। तो वहीं पश्चिम बंगाल में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में मात्र 48 घंटे ही बचे हैं, लेकिन हिंसा की खबरें कम होने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर अब राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राज्य चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा को फटकार लगाई है। राज्यपाल ने कहा कि महागढ़, पुरुलिया, बसंती में हुई घटनाओं के जिम्मेदार कौन है? चुनाव आयोग को इसका जवाब देना चाहिए। राज्यपाल ने यहां तक कह दिया कि मैंने लोगों के आंसू देखे हैं, बच्चे रो रहे हैं, परिवार बेघर हो गए हैं। चुनाव आयोग लोगों के खून से राजनीति खेलना बंद करे। इतनी सारी मौतों का जिम्मेदार कौन होगा? इसका जवाब चुनाव आयोग को देना होगा। तो वहीं महाराष्ट्र की लड़ाई में हर दिन नई तस्वीर और नई बात निकल कर सामने आ रही है। अब एनसीपी के टूट पर पोस्टर की कहानी शुरू हो गई है। एनसीपी में शरद पवार गुट की विद्यार्थी विंग ने पोस्टर लगाए और प्रफुल्ल पटेल को कटप्पा की भूमिका में और शरद पवार को बाहुबली की भूमिका में दिखाया। एनसीपी के टूट में कौन कटप्पा, कौन बाहुबली बनकर सामने आया है, इसके लिए हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई दिल्ली तक आ गई है। आज शरद पवार और सुप्रिया सुले दिल्ली में बैठक कर रहे हैं और एनसीपी के विद्यार्थी विंग ने पोस्टर लगाए और ये पोस्टर लगा है शरद पवार के दिल्ली स्थित 6 जनपद मार्ग आवास पर। लेकिन अब पूरी सियासी लड़ाई फिल्मी हो गई है। पोस्टर में शरद पवार से बगावत करने वाले नेता प्रफुल्ल पटेल को कटप्पा और शरद पवार को बाहुबली के रूप में दिखाया गया। अब हो सकता है कि पवार साहब के दल के संचालन में कुछ गलतियां हों। शायद उन्होंने अपनी बेटी को आगे बढ़ाने के लिए इन लोगों को थोड़ा सा दूर कर दिया था, तो वो उनकी अंदरूनी बातें में और पर्टिकुलरली फैमिली डिस्प्यूट में तो जाना बिल्कुल सही नहीं रहेगा। लेकिन ये फैमिली डिस्प्यूट भी होने के बावजूद भी राज्य की राजनीति पे इसका असर पड़ता है। एनसीपी के इस टूट पर कांग्रेस ने भी हमला बोला और शरद पवार पर निशाना साधते हुए कहा कि शरद पवार ने अपनी बेटी को आगे बढ़ाने के लिए बाकी सभी नेताओं को दरकिनार किया, यानी कि राष्ट्रवाद की बात यहां भी उठ गई। लेकिन उठाई भी किसने, ये भी समझिए। लेकिन पहले बयान सुनिए। प्रफुल्ल पटेल ने जो धमकी दी है कि अगर मैं अपना आत्मचरित्र लिखूंगा तो आपकी मुश्किल हो जाएगी, बहुत दुख लगा कि इतने साल से ये सब लोगों को उन्होंने बिल्कुल जमीन से उठा के ऊपर इतना बड़ा नेता बनाया था, अब वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब सवाल ऐसे में यह है कि इस पूरी कहानी का कटप्पा आखिर कौन है और कौन इस कहानी का बाहुबली है। बुधवार को अजित पवार ने शरद पवार को एनसीपी के अध्यक्ष पद से हटाया और खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया, जिसके बाद दिल्ली के फिरोज शाह रोड पर स्थित एनसीपी दफ्तर से उन पोस्टर्स को हटा दिया गया जिसमें शरद पवार के साथ अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल नजर आ रहे थे। पार्टी में बगावत की इस लड़ाई में जीत किसकी होगी, ये तो देखना ही होगा। लेकिन क्या इस पूरी कहानी का आधार शिवसेना में हुई दो फाड़ से मिला है, या यूं कहा जाए कि महाराष्ट्र में हुई टूट पार्ट 2 में कहानी को प्रेरणा शिवसेना की टूट से ही मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी में एटीएस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। यूपी एटीएस ने मुजफ्फरनगर से
पीएफआई से जुड़े एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें यूपी एसटीएफ के अनुसार युवक मुनीर आलम को रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया और मुनीर आलम पर पीएफआई से फंडिंग का आरोप भी है। प्रतिबंध के बावजूद भी मुनीर आलम पीएफआई का प्रचार प्रसार कर रहा था। बताया ये जा रहा है कि मुनीर आलम 2015 से पीएफआई के सक्रिय सदस्य के तौर पर रहा है। गिरफ्तार युवक मुनीर आलम थाना चरथावल, जिला मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। परिजनों के अनुसार मुनीर आलम मुजफ्फरनगर कचहरी में वकालत करता है। वहीं मुनीर आलम पर आरोप है कि वो सीएफआई का सक्रिय सदस्य है और प्रतिबंध के बावजूद भी हिडन एजेंडे पर काम कर रहा था। बताया जा रहा है कि मुनीर आलम पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में पीएफआई की बड़ी जिम्मेदारी थी। पीएफआई की एड हॉक कमेटी का सदस्य भी बताया जा रहा है मुनीर आलम। तो वहीं सहारनपुर जिला कारागार में बंद आजाद समाज पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर हमला करने वाले 4 हमलावरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोप है कि जेल में बंद चारों आरोपियों को पुलिस कांस्टेबल की ओर से उनको जातिगत आधार पर धमकाया गया और मारपीट कर गंभीर आरोप भी लगाए। जैसे ही मारपीट का मामला जेल से बाहर निकला तो हड़कंप मच गया। घटना का संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ जेल अधीक्षक अमित दुबे ने तत्काल प्रभाव से आरोपी बंदी रक्षक नरेश और कर्मवीर को सस्पेंड करते हुए विभागीय जांच शुरू कर दी है। अगली खबर यूपी के फिरोजाबाद से है, जहां थाना टूंडला में दर्जनों क्षत्रिय समाज के लोग एकत्रित होकर थाने पहुंचे। उन्होंने थाने का घेराव किया और आरोप ये लगाया कि भीम आर्मी के नेता ने क्षत्रिय समाज को लेकर सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी की है, जिससे नाराज क्षत्रिय समाज के सैकड़ों लोगों ने थाना टूंडला का घेराव किया। सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने क्षत्रिय समाज के लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। बाद में क्षत्रिय समाज के लोगों ने क्षेत्राधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। भीम आर्मी एक कथाकथित नेता है महक सिंह, जिसे हम लोग सुअर भी कहते हैं। तो वो उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष है। उसने क्षत्रिय समाज को कहा है कि ये अंग्रेजों की नाजायज औलाद है और तमाम भद्दी बद्दी गालियां तथा समाज का अपमान किया है। इसी को देखते हुए समाज आक्रोशित है, आहत है और उसी के अगेंस्ट यहाँ पर क्षत्रिय समाज टूंडला आज थाना एडमापुर का घेराव किया है और सीओ साहब को ज्ञापन दिया, थानाध्यक्ष महोदय को ज्ञापन दिया है। मांग की है ज्ञापन के माध्यम से कि तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज कर और उसकी गिरफ्तारी की जाए। अन्यथा की स्थिति में क्षत्रिय समाज सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होगा, जिसकी जिम्मेदारी थाना प्रशासन और जिला प्रशासन फिरोजाबाद की होगी। बहुत बहुत देखिए, इनके जो के पदाधिकारी हैं के खिलाफ एक मुकदमा लिखा गया था, उस मुकदमा की निष्पक्ष विवेचना के लिए उनका मांग थी और ज्ञापन लेके उनको बताया भी गया है कि इस मामले में जो भी सही है वही कार्रवाई होगी। कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं होगी जो किसी के फेवर में हो या जो भी कार्रवाई करेगी वो निष्पक्ष करेगी, ये बताया गया। तो वो लोग इससे संतुष्ट हैं और उन्होंने बहराइच में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं। बता दें कि नानपारा की निवासिनी बुजुर्ग महिला साजिदा ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी मोनिका रानी को शिकायती पत्र सौंपा है। उनका कहना है कि उन्होंने 2016 में एक जमीन खरीदी थी, जिसके रास्ते को तकरीबन 7 महीने से नौशाद नाम के युवक ने कब्जा कर लिया, जिसको लेकर लगातार वो पुलिस और अधिकारियों के चक्कर काटती रही। बावजूद इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बुजुर्ग साजिदा बेगम के बेटे साहब ने बताया कि दबंग ने उनकी जमीन का रास्ता कब्जे की नियत से बंद कर दिया है। आज मैं आया था डीएम ऑफिस बहराइच। हमारी ज़मीन का रास्ता ब्लॉक कर दिया है लोगों ने। कहाँ पर ज़मीन है? नानपारा देहाती और उनका नाम है डॉक्टर नौशाद और बीपुरवा रोड पे हमारी ज़मीन है और आगे से हमारा रास्ता था, उन्होंने ब्लॉक कर दिया उस रास्ते को। अब वो हमारा रास्ता था वो अब बेईमानी के तौर पर वो अपना बंद कर लिया उन्होंने। जाहिर सी बात है, अब कोई दूसरे का रास्ता ब्लॉक करेगा तो वो ऐसे ही तो होगा। मैंने सब जगह गया, मैं थाने भी गया, एसडीएम कोर्ट भी गया, लेकिन अभी तक हमें कोई न्याय नहीं मिला है। तो वहीं सहारनपुर के थाना गागालेडी पुलिस ने 24 घंटे के भीतर लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। कब्जे से लूट के 2,36,000 रुपये तमंचा बरामद किया गया। एसपी ग्रामीण सागर जैन ने प्रेस वार्ता कर बताया कि 3 जुलाई को पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई थी।
नकाबपोश लुटेरों ने उसकी ट्रैक्टर ट्रॉली रोककर तमंचे के बल पर 2,36,000 रुपए लूटकर फरार हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एक वादी है राशिद, ये हरियाबास थाना गागालेडी के निवासी हैं। इन्होंने थाने पर आकर सूचना दी कि जब ये रात्रि में यमुनानगर से पोपलर के पेड़ बेचकर जब आ रहे थे तो इनके साथ कोल की कट पे कुछ अज्ञात बदमाशों ने लूट की घटना कारित की है। तत्काल इसका संज्ञान लेते हुए मुकदमा पंजीकृत किया गया और इसमें जब वादी से और डिटेल ली गई तो उन्होंने बताया कि जब इन्होंने लूट की घटना कर रहे थे तो एक व्यक्ति का मास्क हटा और उन्होंने चेहरा देखा जो कि इनके सगे भाई का साला था। इस डिटेल को और डेवलप किया गया तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।